हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में तुम लोग पढ़े थे सॉल्यूशन के चैप्टर में, जिसमें राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ, ये सारी चीज़ें पढ़ी गई थी। इन टॉपिक्स के बाद ये कई दिनों के बाद अगला ये आज हम वीडियो सेंड कर रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि बीच में आप लोगों का PT1 एग्ज़ाम आ गया था, तो इस वजह से टेस्ट की वजह से यहाँ पर बीच में वीडियो कुछ नहीं बन पा रहे थे। तो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में लास्ट टॉपिक रह गया था आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने थोड़ा सा इसकी ऑनलाइन क्लास में एक दिन डिस्कस किया था, लेकिन उस ऑनलाइन क्लास में सिर्फ 8 लोग थे, इसलिए मैंने, चूँकि ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है तो और इसमें से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते भी हैं, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक का वीडियो बनाना बेहतर समझा। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कि मतलब सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ, बात को केयरफुली यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। और जब कोई चीज़ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है तो वहाँ पर हम डिफिनीशन में कह सकते हैं कि इट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि आप जानते हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होता है कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट जितने ज़्यादा रहेंगे उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा माना जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, ये बात ध्यान दीजिएगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। इसके बेस पर इस प्रॉपर्टी को 4 टाइप्स में, 4 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला होता है देखिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे पहला क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और तीसरा देखिए क्या है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इन चारों प्रॉपर्टी को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसी के बेस पर यहाँ पर राउल्ट्स का लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन का जो इक्वेशन है उसको भी प्रूफ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको हम एक फिगर से एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 2 फिगर ड्रा किया है। एक पार्ट लिया या बीकर लिया है जिसके अंदर प्योर सॉल्यूट लिया गया है। क्या लिया गया है? प्योर सॉल्यूट लिया गया है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर प्योर लिखा गया है। और दूसरे पार्ट के अंदर हमने सॉल्यूशन लिया है। आप जानते हैं कि सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, या यहाँ पर सॉल्यूट या सॉल्वेंट आप कह सकते हैं, कुछ भी लिया गया है। तो ये प्योर स्टेट में है और ये क्या है? सॉल्यूशन मीडियम में। इसका मतलब ये इसके अंदर 2 चीज़ें, 2 कंपोनेंट मिले हुए हैं। ठीक है, तो जो प्योर स्टेट में रहेगा उसका सरफेस एरिया क्या होगा? ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर सॉल्वेंट क्या है? ज़्यादा है, तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। ऊपर की जितनी सरफेस है ये सब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, तो जब ज़्यादा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल रहेंगे, और ये वोलेटाइल है, क्या है? वोलेटाइल है, तो ये आसानी के साथ क्या करेगा? वेपराइज्ड हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, जब वेपराइजेशन होगा तो इसको आप कहेंगे कि वेपराइजेशन इसका क्या है? रेट ऑफ वेपराइजेशन इसका ज़्यादा है। इसमें आप देखिए सरफेस पर ये सॉल्वेंट पार्टिकल है, सपोज कर लीजिए सॉल्यूट पार्टिकल है, तो जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल है, तो ये सिर्फ क्या हो रहा है? वोलेटाइल हो रहा है, और ये वोलेटाइल नहीं हो रहा है। फिर ये वोलेटाइल होगा, ये वोलेटाइल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सरफेस एरिया पर सॉल्यूट
कम कम पार्टिकल हैं, इनका वेपराइजेशन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वेपराइजेशन क्या है, इसका लो है। तो इस बेस पर आप इसको मान सकते हैं, इसको पी नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्योर सॉल्वेंट जो है उसको पी नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो सॉल्यूशन मीडियम में है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पीएस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके बेस पर हम ये फार्मूला कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इस बेस पर एक इक्वेशन बनाया जाता है जिसको कहा जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वेशन। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वेशन क्या होता है, पी नॉट, ये देख रहे हैं प्योर सॉल्वेंट के लिए ये पॉजिटिव, ये ज्यादा है इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव में, माइनस पी एस। तो पी नॉट माइनस पी एस ये इज इक्वल टू होता है डेल्टा पी के। मतलब क्या है, यहाँ पर पी क्या है, रेट ऑफ वेपराइजेशन है, तो ये डेल्टा पी ये चेंज हो रहा है। इसको आप कह सकते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसको हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा पी इज इक्वल टू हो गया पी नॉट माइनस पी एस, ये इक्वेशन हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के। अब इसी के बेस पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, हम कहें कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट होता है, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, वी नो दैट आप पीछे पढ़ चुके हैं, मैं एक बार फिर से करते रहा हूं कि पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, मोल फ्रैक्शन काई ए। पीछे पढ़ चुके हो कि वेपर प्रेशर जो होता है, रेट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब वेपराइजेशन बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। और इसको आप लिख सकते हैं कि पी एस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा देंगे तो पी एस इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट काई ए। ठीक, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। ये इक्वेशन 1 था, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस, इक्वेशन 1 हो गया। और उसके बाद रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो आपने लिखा वो हो गया इक्वेशन नंबर 2, और ये आपने जो लिखा है ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इसके बेस पर इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 1, तो ये 3 है तो आप इक्वेशन 1 में रखेंगे। देखिए आप लोग ऊपर जो पढ़े हैं वो, चूंकि बोर्ड मेरा छोटा पड़ रहा है इसलिए मैं उसको पूरा एक साथ नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट, और पी एस की जगह आप क्या लिख देंगे, पी एस की जगह आप लिख देंगे यहाँ पर जो वैल्यू लिखे हैं, पी एस की वैल्यू क्या है, पी नॉट काई ए, तो यही है। वहाँ पर डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस था, तो पी एस की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, पी नॉट काई ए। ठीक, इस तरह से ये आपको इक्वेशन मिल गया। इसी को आप सिंप्लीफाई करेंगे, पीछे आप पढ़ चुके हैं कि इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी नॉट 1 माइनस काई ए इज इक्वल टू डेल्टा पी के। अब ये 1 माइनस काई ए आप पढ़े हैं पीछे कि काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि काई बी इज इक्वल टू होता है 1 माइनस काई ए। ये मैंने पीछे भी बताया है, तो यहाँ पर फिर से मैं बता रहा हूँ। इसी से ये वैल्यू जो है यहाँ पर मैंने पुट किया है कि पी नॉट 1 माइनस काई ए इज इक्वल टू डेल्टा पी। ठीक है, इसको आप आगे तो हम 1 माइनस काई ए है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। जब आगे हम इसको सही करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें ये हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, 1 माइनस काई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा पी, और ये इधर पी नॉट था अपॉन पी नॉट।
ठीक है। और 1 माइनस काई ए आप जानते हैं किसके बराबर हो सकता है, काई बी के, अभी मैंने बताया है। तो काई बी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा पी अपान पी नॉट, हो गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। दिस इक्वेशन इज द राउल्ट्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। इस तरह से राउल्ट्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के ये कंप्लीट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हाँ वो अगला वीडियो बढ़ाया जाएगा। थैंक यू।